कल मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। हमने देश के 7 राज्यों के 30 से ज्यादा शहरों में मोदी के काम पर जनता की राय जानी। आज हम यूपी के मऊ में हैं। अब तक 13,850 किलोमीटर की यात्रा हमने तय की है। नमस्कार। मोदी के 4 साल पूरे होने में सिर्फ 23 घंटे बाकी हैं और इस वक्त हम आ चले हैं जंग और जाति की जमीन मऊ में। मऊ की जनता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले खुद के लिए जोरदार तालियां। बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। कल मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इस खास मौके पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसी बीजेपी शासित इलाके में नहीं जा रहे, बल्कि वो जा रहे हैं ओडिशा। वो ओडिशा जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 1 सीटों पर जीत दिलाई थी। देश भर में ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी बाकी राज्यों को छोड़कर ओडिशा के दौरे पर जा रहे हैं। तो इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। खबर यह है जो एबीपी न्यूज को मिली है, पूरब जीतने के लिए नरेंद्र मोदी वाराणसी के अलावा पुरी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 2014 में मोदी को मिला बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। हाथों से प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि दोषानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे। 2019 में मोदी कह सकते हैं जय जगन्नाथ। मोदी की भक्ति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस भक्ति की शक्ति के सहारे असल में मोदी सियासत का रास्ता साधना चाहते हैं। 2014 में गंगा मैया ने बुलाया तो मोदी बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से वाराणसी के सांसद बन गए। अब 2019 की तैयारी हो रही है और चर्चा इस बात की है कि मोदी वाराणसी के साथ ही ओडिशा की पुरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पुरी में पार्टी के समर्थक इन दिनों जोर शोर से इसकी चर्चा कर रहे हैं। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं और इसीलिए ओडिशा की बीजेपी के नेताओं के गुट का मानना है कि अगर मोदी पुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो शायद विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी की किस्मत बदल सकती है। हमारे संवाददाता पंकज झा इन दिनों ओडिशा में ही हैं। यहाँ पुरी के वोटर और बीजेपी के समर्थकों से हुई बातचीत के बाद ये खबर निकली कि 2019 में मोदी जय जगन्नाथ की धरती से किस्मत आजमा सकते हैं। मोदी पुरी से लड़कर क्या हासिल करेंगे, उससे पहले मोदी का पुरी प्रेम जान लीजिए। ये तस्वीर तब की है जब मोदी पीएम नहीं बने थे। पीएम उम्मीदवार बनने की चर्चा शुरू हो गई थी, तब वो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेने 7 अगस्त 2013 को यहाँ पहुंचे थे। जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिला और अगले महीने ही मोदी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 फरवरी 2016 को पहली बार मोदी बतौर पीएम मंदिर पहुंचे थे। उस दिन बाकायदा मोदी ने पुरी में रोड शो भी किया था। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिल गया तो समझिए सब मिल गया। पुरी मंदिर के पुजारी मानते हैं कि पुरी से चुनाव लड़ने पर मोदी को पीएम बने रहने का आशीर्वाद मिल सकता है। अगर पुरी से लड़ेंगे तो मुझे लगता कि जरूर जीतेंगे और पुरी के लिए, ओडिशा के लिए, ओडिशा के जितने सब डेवलपमेंट टूरिज्म का हो सकता या रिलीजियस स्पॉट का हो सकता, इनका जरूर कोई उन्नति होगा। जानकार मानते हैं कि पुरी सीट से चुनाव लड़कर मोदी 2019 में पूरब की राजनीति को साधना चाहते हैं। बीजेपी और मोदी का जो प्लान दबी जुबान में चर्चा में है, उसे समझिए। पुरी से चुनाव लड़ने पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वोत्तर में संदेश जाएगा, यानी देश के 11 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर असर डालेंगे। 2014 में इन 102 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें ही एनडीए ने जीती थी।
इतना ही नहीं, आंध्र और तेलंगाना की 42 सीटों पर भी मोदी के पूरी प्लान असर डालेगा। हालांकि पार्टी के बड़े नेता अभी इस प्लान पर चुप्पी साधे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अपना विषय खुद तय नहीं करते हैं, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। वो समय अभी आई नहीं, आगे देखेंगे। देश की राजनीतिक नब्ज को समझने वाले लोग ये तो मानते हैं कि यूपी, एमपी, राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। इसकी भरपाई मोदी पुरी से लड़कर पूर्वी भारत से कर सकते हैं। ओडिशा की जिस पुरी सीट से नरेंद्र मोदी के लड़ने की बात हो रही है, अब जरा उसका राजनीतिक अतीत भी जान लीजिए। 1998 से लगातार ये सीट बीजू जनता दल के पास है। अभी नवीन पटनायक के करीबी पिनाकी मिश्रा यहाँ से सांसद हैं। पिनाकी मिश्रा 2009-2014 में यहाँ से जीत चुके हैं। यानी बीजेपी के लिए ये सीट आसान नहीं रहने वाली। इसलिए सूत्रों की माने तो पार्टी चाहती है कि उसका सबसे बड़ा चेहरा मैदान में उतरे, ताकि सिर्फ जगन्नाथ की धरती ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत में इसका मैसेज पहुंचे। अगर चुनाव लड़ेंगे मोदी जी उड़ीसा से, पुरी से चुनाव लड़ेंगे तो उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। और नवीन पटनायक का जो वोट है वो वोट का मात्रा भी कम सकता है और बीजेपी का मात्रा बढ़ सकता है। पुरी लोकसभा सीट का राजनीतिक गणित ये है कि 2014 में जीतने वाले पिनाकी को 5,23,000 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार को 2,59,000 और बीजेपी को 2,15,000 वोट। लेकिन पंचायत चुनाव के बाद जिस तरीके से ओडिशा की राजनीति में बीजेपी उभर कर आई है, उसने साफ कर दिया है कि ये जमीन बीजेपी के लिए बेहद उपजाऊ है। दर्शकों को बता दें कि 2014 में भी मोदी वडोदरा और वाराणसी 2 सीट से लड़े थे और दोनों सीटों से जीते थे। मोदी का पूरा फोकस इन दिनों पूरब पर ही है। आज वो पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर रहे। वहीं इन सब के बीच आपको बता दें, एक तस्वीर जो लगातार वायरल हो रही है, वो तस्वीर ममता बनर्जी को मोदी के रास्ता दिखाने की है। आप भी देखिए जरा। मोदी ने रास्ता दिखाया, ममता ने रास्ता बनाया। कोलकाता के शांति निकेतन की ये 2 तस्वीरें राजनीति के रिश्तों की एक अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। वैसे तो ममता बनर्जी को मोदी का विरोधी माना जाता है, लेकिन राजनीति में दुश्मन कब दोस्त बन जाएं, कह नहीं सकते। एबीपी न्यूज के सबसे ताजा सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में 44% वोट के साथ ममता का जादू बरकरार दिख रहा है, जबकि बीजेपी 24% वोट तक जा सकती है और लेफ्ट पार्टियां 13% नुकसान में रहकर 17% वोट पाएंगी। यानी ममता को अगली बार चुनौती किसी और से नहीं बल्कि मोदी से ही मिल सकती है। लेकिन आज की इस तस्वीर के बाद चर्चा ये है कि 2019 में मोदी अगर नंबर से चूक गए तो ममता उनके पाले में आ सकती हैं। वैसे भी ममता अटल बिहारी वाजपेयी के समय एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं। तो सवाल ये कि क्या ममता का मोदी विरोधी खेमे से मोहभंग हो गया है? पहले ये तस्वीर देखिए जो कि कुमार स्वामी के शपथ लेने वाले दिन की है। हुआ कुछ यूं कि उनकी गाड़ी उस दिन जाम में फंस गई, जिसके बाद समारोह स्थल तक उन्हें पैदल जाना पड़ा। इससे गुस्साकर मंच पर उन्होंने डीजीपी को खरी खोटी सुनाई। वैसे भी इस मंच पर ममता से ज्यादा भाव विपक्षी खेमे ने मायावती को दिया, जबकि मायावती के पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। और तो और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की शुरुआत ममता ने की थी। अब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कहा और सुनाई जा रहा है कि ममता बनर्जी राहुल के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे में सहज महसूस नहीं कर रही। वैसे भी ममता के साथ मोर्चा बनाने की शुरुआत करने वाले चंद्रशेखर राव उस दिन विपक्षी मंच पर नहीं पहुंचे थे और आज ये तस्वीर सामने आई। कहने का मतलब ये है कि 2019 के नतीजों के बाद भी ये तस्वीरें अहमियत रखेंगी, याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों बागपत में हैं। उसी बागपत में जहां से सटी हुई कैराना लोकसभा सीट पर 28 मई को होना है उपचुनाव। इन सब के बीच आपको बताते चले, जमीयते उलेमाए हिंद की ओर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट की अपील मुसलमानों से की गई है। एक तस्वीर कैराना में आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम हसन की है। दूसरी तस्वीर में तबस्सुम हसन के देवर कुंवर हसन हैं, जो कैराना में तबस्सुम हसन के खिलाफ निर्दलीय खड़े थे, लेकिन भाभी और देवर ने हाथ मिला लिया और बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी। एक पारिवारिक छोटी सी लड़ाई थी
मतभेद थे, जो चौधरी जैन सिंह जी ने आकर हमारे परिवार को एक करने का काम कर दिया। बीजेपी के आला नेताओं का आकलन था कि तकरीबन 20,000 के आसपास ऐसा वोट हो सकता है जो कंवर हसन को पड़ेगा और उस वोट का फायदा बीजेपी को मिल सकता था। लेकिन जो चुनावी पिच है उस पर उपचुनाव से ऐन पहले जिस तरीके से पूरे के पूरे गठबंधन ने एकजुटता दिखाई और कंवर हसन को अब अपने पाले में लेकर आए हैं। भाभी और देवर के हाथ मिलाने को अजीत सिंह की पार्टी बाउंसर बता रही है और दावा है कि गोरखपुर फूलपुर की तरह बीजेपी को चुनावी पिच पर हरा देंगे। कहा जा सकता है कि गठबंधन की तरफ से ये एन मौके पर एक बाउंसर है बड़ा बीजेपी के लिए। बाउंसर है और पिच भी साउथ अफ्रीका की लग रही है, खेल नहीं पाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी महागठबंधन के इस बाउंसर से निपटने के लिए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की उम्मीद लगाए बैठी है। हर एक्शन की रिएक्शन होती है। अगर एकजुट कोई एक वोट बैंक होगा तो दूसरा भी एकजुट होगा। तो मुझे नहीं लगता इससे अगर वो एकजुट होंगे तो जो उसके विपक्ष के वोट हैं वो भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे। अगले 3 दिन में ध्रुवीकरण और तेजी से होगा। अगर वे ऐसी बात करें और शुरुआत वे कर रहे हैं तो शुरुआत वे करेंगे और अंत हम लोग करेंगे। कैराना लोकसभा सीट पर करीब 15.5 लाख वोटर हैं। इनमें से 5.5 लाख मुस्लिम हैं, 2 लाख दलित और 2.25 लाख जाट। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुआ महागठबंधन इसी समीकरण पर दांव खेल रहा है। दूसरी ओर बीजेपी को उम्मीद है कि बाकी बचे 7.25 लाख हिंदू वोट उन्हीं को मिलेंगे। यहाँ 28 मई को चुनाव है और 31 मई को वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र के पालघर में भी लोकसभा के लिए उपचुनाव होना है और वहां पर तो मुकाबला बीजेपी और शिवसेना के बीच में ही है। महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। योगी ने शिवसेना पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया तो उद्धव ठाकरे बोले योगी ने शिवाजी का अपमान किया है। जो भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हो लेकिन काम अफजल खां का करते हो, ऐसे लोगों के लिए महाराष्ट्र की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर कोई जगह तो नहीं ही होनी चाहिए। छत्रपती शिवाजी महाराज आमचं दैवत आहे आणि त्यांच्यासमोर आम्ही माथा टेकतो की जसं आपल्या व्यासपीठावरती शिवराय आहे आणि त्यांना आपण वंदन केलेलं आहे तसंच त्यांनी सुद्धा वंदन केलं, पण ते वंदन करताना पायातल्या खडावा चपला घालून त्यांनी वंदन केलेलं। ही त्यांची महाराजांवरची भक्ती। पालघर लोकसभा सीट पर चौतरफा जंग है। बीजेपी सांसद चिंतामण बनगा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। शिवसेना ने यहां से अपने दिवंगत सांसद चिंतामण के बेटे को ही मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने राजेंद्र गावित पर दांव खेला है जो पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने 5 बार सांसद रहे दामू शिंगडा को मैदान में उतारा है। चौथा उम्मीदवार बहुजन विकास अघाड़ी के बलराम जाधव हैं। उम्मीदवार 4 हैं, लेकिन असली लड़ाई बीजेपी और शिवसेना के बीच ही है। 28 मई को चुनाव होने हैं, 31 मई को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि जंग कौन जीतेगा। मऊ से मोदी की 4 सालों की बड़ी पड़ताल हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के गोंदिया, जहां पर चुनाव होने हैं और वहां पर भी बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी और एनसीपी के उम्मीदवार में सीधी टक्कर है। इस सीट पर एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन इस टक्कर की अहम कड़ी तीसरा चेहरा नाना पटोले है। नाना पटोले 2014 में भंडारा गोंदिया सीट से बीजेपी के टिकट पर ही सांसद बने थे, लेकिन मोदी से नाराज होकर नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में आ गए। हालांकि उपचुनाव में नाना पटोले को टिकट नहीं मिला क्योंकि गठबंधन में एनसीपी ने यहां से उम्मीदवार उतारा है। नाना पटोले कुणबी समाज से आते हैं, जिसके भंडारा गोंदिया सीट पर सबसे ज्यादा वोटर हैं। गौरतलब है कि नाना पटोले ने पिछले चुनाव में प्रफुल्ल पटेल को हराया था, लेकिन अब नाना पटोले के साथ आने से एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को जीत की उम्मीद है। एनसीपी ने नाना पटोले के कुणबी समाज से ही अपना उम्मीदवार बनाया है।
मौजूद हैं और ये इलाका कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कल्पनाथ राय का एक वक्त पर गढ़ था, लेकिन 2014 के मोदी लहर में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 80 लोकसभा में से 73 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, लेकिन अब 2019 में क्या होगा और मोदी के 4 सालों को यहां की जनता कैसे देख रही है, इसी की बड़ी पड़ताल। लेकिन एक बार फिर से मऊ की जनता अपने लिए जोरदार तालियां बजा दे। और मंच पर जो बड़े नेता यहाँ के हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ आपसे जल्दी से करवा देती हूँ। बीजेपी की ओर से दुर्ग विजय राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्र कुंवर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं साधु यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है साधु जी। और बीएसपी से वीरेंद्र पाल जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में बीजेपी से कर लेती हूं, यह भी दिलचस्प रहा है, आपको बता दें नंबर 2 पर यहां पर बीएसपी का जो कैंडिडेट रहा था दारा सिंह चौहान जी, मोदी की लहर ऐसी बही कि वो बीजेपी में शामिल हो गए 2014 के बाद और इस समय वो योगी सरकार में वन मंत्री हैं। लेकिन मोदी जी के 4 साल कैसा है यहाँ की जनता का हाल? मोदी जी के 4 साल की चर्चा करने के पहले मैं आप जो पहले चर्चा कर रही थी मैं उसके बारे में बता दूं। ये जिला पंडित अलगू राय शास्त्री का जिला है, ये जिला मधुबन की शहीदों का जिला है, ये जिला झारखंडे राय जय बहादुर सिंह का जिला है, ये जिला कल्पनाथ राय का जिला है। ये किसी माफिया के नाम से पहचाने जाने वाला जिला नहीं है। और इस मऊ जिले में हम आपकी पूरी टीम का और यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों का हृदय से आभार और ज्ञापन कर। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन ये बताइए, आप अगर ये सोचेंगे कि हमारा स्वागत करने के बाद तीखे सवाल नहीं होंगे तो ये गलत है। ये बताइए मोदी जी के 4 सालों में क्या हुआ यहाँ का विकास? मैं 4 साल की चर्चा करता हूँ, पहले देश की चर्चा सुन लीजिए, उसके बाद जिले की भी चर्चा करते हैं। किया क्या जल्दी से एक लाइन में सर, बहुत सारे लोग हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। जिले की चर्चा करता हूँ। इस जिले में 10,000 प्रधानमंत्री आवास हमने दिए हैं, 30,000 शौचालय हमने दिए हैं, 54,000 उज्ज्वला गैस हमने दिए हैं और नेशनल NH 4 लेन हो गया। यानी कि आपको लगता है कि 2019 में उसका फायदा मिलेगा। लेकिन चूंकि उन्होंने सीधे बीएसपी पर निशाना साधा है, हालांकि विधायक हैं वो आपके बांदा जेल में भले से वो बंद हो, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके नाम पर इलाके की पहचान नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को क्यों जितवाते हैं, क्यों टिकट देते हैं आप लोग? बीएसपी क्या अपराधियों की पार्टी है? नहीं, अपराधी कभी नहीं। अगर ये अपराधी की बात होती, माननीय मुख्तार अंसारी हमारे विधायक हैं और निश्चित तौर पे जनता ने उनको चुना है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अपराधी हैं। केवल अपराध करने की बात, बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। आरोप किसकी बात करते हैं? भविष्यों की सरकार बनाए रहे हैं, जिस तरीके से जो अन्य दलों से आए हुए लोग चुनाव जीतते हैं, यहाँ पे उनकी अपनी कैडर क्या है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ से उन्होंने अपने कैडर को कहाँ जिताया? अन्य दलों से आए हुए लोगों को उन्होंने टिकट। आपके भी लोग तो ऐसे रहे ना, कूद के पाला बदल के वहां चले गए, तो क्या करेंगे फिर? वो नहीं थे जब आपने उनको टिकट दिया। 2009 में आपके सांसद रहे हैं बीएसपी से यहाँ से। निश्चित तौर पर हमारे सांसद रहे हैं, निश्चित कूद के चले गए उनके पास, अब तो वन मंत्री भी हैं। वो उनकी बात है, उन्होंने एक विषय खोजा और उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने टिकट दिया। दिल में दर्द है ना इस चीज को लेकर, दर्द तो है ना इस चीज को लेकर। ये बताइए, ये समाजवादी पार्टी को क्या चले पहले 4 साल मोदी सरकार की बात करते हैं, फिर मैं पूछूंगी कि ये हाथी की सवारी करने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? 4 साल कैसे रहे मोदी जी के? अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से आपने सवाल किया है 4 साल, लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उनका 4 साल का जो कारनामा रहा है बताना चाहता हूं। सबसे ज्यादा इनकी सरकार में निर्दोष सैनिक मारे गए, सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान कर रहा है, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां किसान आत्महत्या कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि किसान की हम दोगुनी आय करेंगे, मुझको 2022 का समय चाहिए। तो भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 2022 का समय क्यों मांग रहे हैं? आप अभी इसी समय किसानों की जो समस्या है उसको हल कर, मतलब 2022 का समय आप लोग देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी खड़ी कहाँ है? मतलब समाजवादी पार्टी के पीछे, बीएसपी के पीछे आप लोग कहाँ हैं यूपी में? यूपी में हम लोग कांग्रेस अपनी वजूद पे है और कांग्रेस है, हमेशा रही है। वजूद में है या तलाश रही है? नहीं, वजूद में है, वजूद में है, वजूद में है। चलिए, वजूद में है। अब इस वजूद के साथ 2019 कैसे जीतेंगे राहुल गांधी, ये बड़ा सवाल है। लोगों के पास हम चलते हैं, उत्साह में रहिएगा, उत्साह में, और अपने सवालों के लिए खड़े हो जाइए सर। किससे सवाल बताइए? मैं
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, यदि वो अपने दम पर सरकार चुन सकते थे और 2014 में मोदी जी को जवाब दे सकते थे, तो 52 दलों के गठबंधन में उनका नेता कौन है? ममता बनर्जी तो अलग कूद रही हैं और अखिलेश जी अलग कूद रहे हैं, शरद पवार अलग कूद रहे हैं, उनका तो नेता ही नहीं पता। हमारे पास मोदी जी जैसा नेता है जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया और मऊ में भी डंका बजाया। NH-29 उसका साक्षात उदाहरण है। ये देखिए, हर जगह डंका बज रहा है। आप लोगों को दिक्कत क्यों है? हर जगह मोदी जी का डंका बज रहा है। कहीं डंका, कोई डंका नहीं बजा है, केवल झूठ हो रहा है। अगर इन्होंने विकास किया है तो पूरे मऊ जनपद में केवल अपना एक काम गिना दे, एक इंस्टीट्यूशन गिना दे। वो गिना तो रहे थे। मैं चैलेंज करता हूँ, एक गिना दे, केवल एक। कोई शिक्षा संस्थान, कोई हॉस्पिटल, कोई ओवरब्रिज, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया यहाँ पर मोदी जी ने। तो बताइए। पहला और यहाँ से लेकर मऊ जंक्शन तक दोहरा रेलखंड, उसको मऊ से लेकर दोहरी घाट तक नया रेलखंड, मऊ से ताली घाट की रेल परियोजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, कितनी योजनाएं बताई जाए? सारी योजनाएं हैं, कह रहे हैं बहुत सारी योजनाएं हैं, फिर क्यों दिक्कत है? वो कह रहे हैं बहुत सारी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी ने जो दी है। मैडम, मैं सभी जनता को मैं चाहता हूँ, 30 सेकंड में अपना लेना चाहता हूँ। जल्दी से बोलिए, जल्दी। अच्छा मित्रों, मेरे पेट की आग है, मैं 40,000 से 10,000 पर आ गया और आज स्थिति ये है कि हम लोग देखिए शिक्षा मित्र बीमार पड़े हुए हैं। आज इनकी स्थिति यह है कि मैं सभी सम्मानित नेताओं मंच से पूछना चाहता हूँ, हमने 17 साल इस प्रदेश को दिया है, स्कूल को दिया है, हमने 17 साल दिया है, हमको मिला क्या? बड़ा सवाल है। शिक्षा मित्रों का मुद्दा बहुत गंभीर है और यहाँ पर कुछ और लोग हैं। जी बताइए सर, किससे है सवाल? 4 साल का दिन निकल गया, हमारे सांसद महोदय माननीय हरिनारायण राजभर जी से मेरा सवाल है, एक काम जिले के अंदर दिखा दे। कोई काम नहीं किया। काम नहीं है, कोई काम नहीं है, एक पैसा काम नहीं है। क्या बोल करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले द्वारा नहीं थे, पुनः एक बार फिर मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बनाकर इस देश का विकास के उज्जवल सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगे हम लोग। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री अच्छे हैं, जरा इस तरफ चलते हैं, खड़े हो जाइए सर। किससे सवाल? वो कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत किया, इधर समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए कह रहे हैं कुछ नहीं किया है या नहीं किया? जितना मोदी जी ने जितना किया है उतना आज तक किसी दल पार्टी के लोगों ने नहीं किया और पूरे देश और दुनिया में मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का कार्य किया। ये लोग कमीशन खोर लोग कमीशन अब नहीं खा पा रहे हैं तो बेचैन है। आज गरीब मोदी जी के नाम पर जी रहा है। मोदी जी के नाम पर गरीब जी रहा है। आपको लग रहा है क्या मोदी जी ने किया है विकास का काम 4 सालों में? हाँ, काफी विकास का काम हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है कि बेटियों की सुरक्षा, जिसको उन्होंने मुद्दा बनाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कम से कम अब थानों में FIR लॉन्च हो रहा है और उसकी चर्चा हो रही है, जो कि पहले जब यानी कि बेहतर है। आप कह रहे हैं बेहतर है। जरा पीछे चलते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, रिटायर्ड सैनिक भी मौजूद है अपनी दिक्कतों के साथ। बताइए सर, किससे? मैं एक हवलदार सरबजीत सिंह, 86 में गोल्ड मेडल, देश विदेश की सेवा करने के बाद ये मऊ जनपद का रहने वाला हूँ। ये जिस तरीके से हमारे ये राजनीतिक पार्टियां ये सेना के ऊपर जिस तरीके से कीचड़ की उछालने की कोशिश किया समाजवादी पार्टी के हमारे साधु जी यादव जी ने, ये बिल्कुल हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं और किसी के जात के मतलब सरकार। सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? ये लोग सवाल उठाते हैं सेना पर, इससे दिक्कत। मैं चारों अध्यक्षों से मैं बात बोलना चाहता हूं कि जिस हिसाब से हमारे मोदी जी ने हमारे सैनिकों को जब से आजाद हुए थे हमारे, तब से 1 रैंक 1 पेंशन देने वाला एक सिर्फ जो है शेरे हिंद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। नरेंद्र मोदी शेरे हिंद है। देखिए शेरे हिंद बता रहे हैं नरेंद्र मोदी। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताजी से, पूछना चाहता हूँ कि जयप्रकाश राय जनहित याचिका करते हैं, शहर को जोड़ने वाला रेलवे फाटक आज तक नहीं बना है 4 साल में, और वो कहते थे ऊपर नीचे सरकार रहेगी तो बनेगा। मैं जयप्रकाश इनसे पूछना चाहता हूँ जनहित याचिका। सवाल के साथ में जाऊंगी। इधर आइए। लोग कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा काम किया है, आप लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं किया है, इसके पीछे वजह क्या? अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने अगर देश में कोई बड़ा काम किया है तो उन्होंने राष्ट्रीय पटल पे लाए। उन्होंने एक बड़ा काम किया देश की जनता को गुमराह करने का और झूठ बोलने का। और बात रही जिले के विकास की,
तो यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के श्री हरिनारायण राजभर जी हैं, यहीं के राष्ट्र कवि हैं श्याम नारायण पांडे जी। उस गांव को उन्होंने गोद लिया था विकास के लिए, लेकिन आज तक उस गांव में एक विकास का ईंट भी नहीं लगा हुआ। ईंट भी नहीं है, ईंट भी नहीं है, ईंट भी नहीं लगा है। कह रहे हैं विकास का ईंट भी नहीं लगा है, खाली गोद लेकर गांव छोड़ दिया। हमारे जनपद के 2 जिला अध्यक्ष यहाँ पे खड़े हैं बसपा और सपा के। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी ऐसे बदमाश और इस देश को लूटने वाला लुटेरा अपने बेटे को यहाँ पे लगा दिया लूटने के लिए, पादी ये क्या कर रहे हैं? जितनी जबरदस्त तरीके से गर्मी बढ़ती हुई चली जा रही है, वैसे ही जबरदस्त तरीके से राजनीतिक पारा भी इस वक्त मऊ का चढ़ा हुआ है। पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन आपको लेकर चलते हैं कवि के पास, एक कवि के पास। वो अपनी कविता के जरिए यहाँ पर राजनीतिक दलों पर अपनी टिप्पणी करेंगे। जल्दी। नमस्कार, मैं पंकज प्रखर। मेरा सवाल एक सपा से है और एक बीजेपी से है। एक सवाल है कि साइकिल वाले साहब से पूछ रहा एक बात, अगली बार चुनाव में क्या बुआ रहेंगी साथ साथ, कहीं छूट न जाए पिताजी रूठ न जाए। शानदार। एक सवाल और मैं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी से कर रहा हूँ, चूंकि कि सारा मुल्क रो रहा है सैनिकों का खून देख, ऐसे में तो शत्रु का शिकार होना चाहिए और वक्त आ गया है सोए शेरों को जगाना होगा, रण चंडिका का अब श्रृंगार होना चाहिए। और रोंड मुंड झुंड खंड खंड में विभक्त होके काल रूप काली का अवतार होना चाहिए। और अब की लड़ाई हो तो आर पार कर देना, खून सैनिकों का ना बेकार होना चाहिए। शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए अब आ जाते हैं 2019 से लेकर, थोड़ा जगह दीजिए, आप लोग अंदर जाने नहीं दे रहे और कह रहे हैं आपकी बात नहीं रख रहे हैं। कैसे जीतेंगे 2019 समाजवादी पार्टी वाले? हाथी पर सवारी करके? हाथी पे सवारी करके हम लोग 2 हैं और 42 हैं जो 2-2 चम्मच खीर इधर से उधर करके मिला के सरकार। और वो भूल गए, नारा लगता था चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगा हाथी पर, भूल गए। वो नारा कोई काम का नहीं है। नहीं वो भूल गए। ये हम लोग बुआ भतीजा का मामला है, हम लोग भतीजा का मामला है। इन लोगों की जमानत जब्त करा देंगे। जमानत जब्त होगी, जमानत। मैडम मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ भाजपा की नेता से, मैं एक चीज जल्दी जो मधुबन में रेप माँ बेटी का हुआ है उसका आज तक क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? चले इधर चलते हैं, अंदर चलते हैं, दूसरी तरफ अंदर चलते हैं। बताइए सर, बताइए किससे है सवाल? कौन सी ऐसी मजबूरी थी अन्य दलों के, जो छोटे छोटे दल थे अन्य राज्यों में अपनी अपनी सरकार बनाए, फुल मेजोरिटी की सरकार बनाए, जनता को लूटा इन्होंने, फुल मेजोरिटी की सरकार बना। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आज ये कौन सा गठबंधन? ये गठबंधन, ये तो डरबंधन की स्थिति है। कौन सी ऐसी मजबूरी होगी जनता को लूटने की? सब एक मंच पे मिलकर के एक मंच पर हो गए, डरबंधन। इसके पहले जो बीजेपी ने 56 लोगों से मिलकर के संगठन बनाया, उस पर इनका क्या कहना है? उनको क्या उस जनता की बात नहीं थी कि जनता की समस्याओं को उन्होंने 56 कमेटियां बना करके 56 राजनीतिक दलों का समर्थन लेकर सरकार बनाई? ठीक है, चलिए मंच पर चलते हैं, इन सवालों के साथ मंच पर चलते हैं। आप बोलेंगे सर, खड़े हो जाए जल्दी से। भाई मुद्दा है कि मोदी जी का 4 साल का शासन, शोर मत करा विजय, शोर मत करा, 4 साल का शासन में एक भी उपलब्धि ऐसी बता दें कि जिससे देश हित में देश की जनता का लाभ हुआ हो। मोदी जी ने नोटबंदी किया, नोटबंदी से क्या लाभ हुआ? मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, जीएसटी से क्या लाभ हुआ? 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, वो रोजगार का क्या हुआ? महंगाई का क्या हुआ? 70 जो मूल मुद्दे हैं उनको बीजेपी एड्रेस नहीं कर रही है, जगह जगह घुमा रही है। ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी? कुछ और सवालों के साथ फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। ये अभी पूछ रहे थे कि सीमाओं पर क्या हो रहा है। सीमाओं पर ये हो रहा है कि ये पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि आदेश ये है कि अगर उधर से गोली चलती है तो हम छोड़ेंगे नहीं। सब अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, आपको भी लगा? मेरा एक प्रश्न है, मैं आज ही अभी बलिया जिला और मऊ जिले के 2 गाँवों में गया था। मैंने पूछा वहाँ पर, पहली बार पता चला कि 18 घंटे बिजली गाँव को मिल रही है। 18 घंटे, सही बात है ये। अभी मैं गाँव से पूछा, मैं नहीं जानता था, आज मैं जाना हूँ। और दूसरा है कि मैं किसानों से पूछा, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर में गेहूं का कीमत उन्हें मिला है। पूछिए कि मिला है कि नहीं मिला। विरोधी पार्टियां जो हैं सब लोग एक मिले। आप बताइए हकीकत क्या है? मैं गांव से पूछ के आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर खाते में पैसा आ गया। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, पार्टी में अध्यापक हूँ। आप अध्यापक हैं। कौन और सवाल पूछ रहा था? जल्दी से फिर ब्रेक लेगा है, बताइए जल्दी। मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद
हम रेलवे में यात्रा करते थे तो 20 रुपए बाटल का पानी पीते थे, अब 5-6 रुपए में पूरा बाटल पानी मिल जाता है। 5-6 रुपए में पूरा बाटल पानी मिल जाता है। मऊ से मोदी के 4 सालों की बड़ी पड़ताल हम कर रहे हैं और अब अगला सवाल हमारा ये है, 2019 कौन जीतेगा? कांग्रेस के आप नेता हैं, कैसे जीतेंगे राहुल गांधी 2019? ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि पेट्रोल की कीमत रोज बढ़ रही है। 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, 10 लाख करोड़ रुपया तेल कंपनियों को और पूंजीपतियों को पहुंचाया गया। 30,000 नोटबंदी करके 30,000 करोड़ रुपया, और हमारे कंप्यूटर शिक्षक हैं जो बदहाल और बेहाल पड़े हैं। एक हमारे साथ कंप्यूटर शिक्षक है, आपका क्या सवाल है? सवाल हम लोग हमें पूरे उत्तर प्रदेश में 3 साल से किसी भी माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा नहीं चलती। क्या इसी तरह डिजिटल इंडिया चलेगी? कंप्यूटर शिक्षक 5 साल पढ़ाने के बाद 3 साल से भूखमरी के कगार पे हैं। कि इस दिक्कत को दूर किया जाए। जरा मंच पर जल्दी मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। बीजेपी पता है 2019 कैसे जीतेगी? 2019 जो हमने परफॉर्मेंस दिया है 4 साल के अंदर, मोदी जी ने देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है, उस पर ये अपनी परफॉर्मेंस से जीतेंगे। आप कैसे जीतेंगे 2019? कांग्रेस कैसे जीतेगी? बीजेपी ने जो असफलता नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही है, चाहे विदेश नीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे रक्षा नीति हो, सारे मोर्चे पे देश में असफलता उनकी रही है और इनके फेल होने का परिणाम आपको सफलता के रूप में मिलेगा, कांग्रेस ये कह रही है। समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी 2000? अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर इतना काम किया कि आज उत्तर प्रदेश की जनता फिर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चाहती है कि इस देश के अंदर जो मोर्चा है वो मजबूत हो और गठबंधन की सरकार बने। बीएसपी का तो खाता ही नहीं खुला था, अब 2019 में उम्मीद है? नहीं, उम्मीद है निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी, हम लोगों की सरकार बनेगी और अब गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार बनेगी। जरा जल्दी से नीचे आते हैं और एक लाइन में जवाब दीजिएगा मैम। 2019 कौन जीतेगा? मैम आई थिंक बीजेपी विन करेगी। 2019 कौन जीतेगा? बीजेपी मोदी ने ऐसा काम किया है। बीजेपी से जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व में डंका बजाया है। महिलाओं के लिए काम किया है, मुस्लिम महिलाओं के लिए। कौन जीतेगा 2019 में? सपा और बसपा जीतेगी। और बसपा जीतेगी। 2019 कौन कह रहे सपा सरकार से पूछना चाहते हैं जीतेगा कौन? 2000 मोदी जीतेगा। उधर चलते हैं 2019 कौन? 19 कौन? अखिलेश यादव। कौन जीतेगा? जम्मू कश्मीर, लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर जीतेगा। कौन जीतेगा? जीएसटी 2019 प्रमुख मुद्दे थे, कुछ जीतेगा कौन? 2019 राजनाथ सिंह गृह मंत्री जब ने कहा 2019 में जो नौजवानों का मुद्दा जो अहम है। ठीक है, मैं सवाल पूछ रही हूँ 2019 भारतीय जनता पार्टी जीतेगा कौन? अरे जीतेगा कौन? 25 सालों में मुल्तान अंसारी ने मऊ को लूटा है, मुसलमान को बेवकूफ बना दिया है। जीतेगा कौन? मोदी जीतेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।